सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। फोकस तो इस बात पे है ना कि आपने इस मुल्क की तामीर और तरक्की दोबारा से शुरू कर दी। अचानक से आई डू एक्टिंग एंड मॉडलिंग, लेकिन टू बी मिस पाकिस्तान यू डोंट हैव टू बी अ मॉडल। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स। आगे भी बेहतरी नजर आ रही है, आगे बेहतरी नजर आ रही है, तो एक्साइटेड है ना। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हर चीज़ की, हर प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम अच्छी बात के साथ करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है नाज़रीन कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों से, ना किसी के कदमों में। तो कोशिश करें कि जल्दबाजी छोड़कर सब्र की आदत अपनाएं, क्योंकि जो काम करना है वो अपने वक्त पर ही मुकम्मल होना है। जैसे एक लंबे अरसे के बाद नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का वक्त आन पहुंचा है। वो दुबई पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह कल वतन वापस पहुंच जाएंगे। मियां साहब की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां क्या हैं और मियां साहब मुल्क को मसाइल के अंबार से लिए क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात की जाएगी। लेकिन पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर, दरख्वास्त जमानत मंजूर, मियां साहब वतन वापसी को तैयार, बस एक दिन और इंतजार। लीगी कायद की तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां, दुबई से इस्लामाबाद आएंगे, फिर लाहौर जाएंगे, मीनार पाकिस्तान पर सियासी कुव्वत भी दिखाएंगे। वर्ल्ड कप में शाहीनों का कड़ा इम्तिहान, अनफिट फखर जमान, ड्रॉप शादाब खान, अहम मार्के में उसामा मीर को चांस दिए जाने का इम्कान, क्या कैंगरूज को डाल पाएंगे लगाम। कराची गबोल टाउन की फैक्ट्री की आग को 6 माह गुजर गए, लेकिन आग से लड़ते हुए जाँ बहक होने वाले फायर फाइटर्स के अहल खाना अब तक इमदाद के मुंतजिर। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 50 लाख रुपए मिले, ना ही नौकरियां। माजरा क्या है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के आलमी मुकाबले हुस्न पर नजर, मलेशिया में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ठान ली। सफीना शाह आज दुनिया बोल है की मेहमान बनेंगी। जी नाजरीन, तो ये थी आज की बड़ी खबरें और इसके साथ साथ नजर डाल लेते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स पर कि नेट पे क्या चल रहा है। ट्विटर में हैशटैग है गाजा हॉस्पिटल। जी हाँ, गाजा का अस्पताल ट्रेंड में आज भी शामिल है। 2 हफ्तों से जारी गाजा पर इजरायली वहशियाना बमबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रोज इमारतों के बाद अब अल-कुद्स अस्पताल पर भी हमला किया गया, जिसमें इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। ताज़ा हमलों में मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद 4000 तक जा पहुंची है, जबकि 13000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान हमले की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इजरायली हमले को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। ट्रेंड में अब तक 4,88,000 से ज़ायद सार्फिन जो हैं वो इस पर ट्वीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो अगला ट्रेंड भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं नाजरीन। हैशटैग मीनार पाकिस्तान जा, ये भी टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नून लीग ने लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर बड़े सियासी जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मियां साहब पहले इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर लाहौर पहुंचेंगे। टॉप ट्रेंड में सार्फिन नवाज शरीफ साहब से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, जबकि मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए मुल्क भर से लाहौर ट्रेनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। टॉप ट्रेंड में अब तक 1 लाख से ज़ायद सार्फिन इस मामले पर ट्वीट कर चुके हैं। जी नाजरीन, ये तो हो गई सियासी खबर। अब एक ऐसा ट्रेंड भी शामिल हो चुका है जो कि खेलों से कोई खास अच्छी खबर नहीं ला रहा है। यह हैशटैग फखर जमान, कौमी बल्लेबाज ओपनर फखर जमान के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। ट्रेंड में कुछ सार्फिन उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं और कुछ लोग उन्हें बहुत जल्द ग्राउंड में वापस अपनी फॉर्म में भी देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के ओपनर फखर जमान के घुटने का इलाज जारी है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में दस्तयाब नहीं हो पाएंगे, जहां उनकी कमी ज़रूर महसूस की जाएगी, क्योंकि एक मेजर तब्दीली जो कि बात चल रही थी, जो कि फील की जा रही थी, होने वाली है। और वो थी हमारे ओपनिंग ऑर्डर में
आज अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ फ़खर जमान ने ओपन करना था, लेकिन अब इमामुल हक को ही ओपन करना पड़ेगा। ये थे जी आज के टॉप ट्रेंड्स और नेटिजन जो हैं वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आप जान कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बल्कि अगर मैं इसे सालाना सबसे बड़ी खबर कहूँ तो भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी आमद के प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। इम्कान है कि लाहौर के बजाय इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और इसके बाद नवाज शरीफ के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार है। यकीनन हेलीकॉप्टर से जो है वो आएंगे और ये भी हो सकता है कि वो बाय रोड लाहौर पहुंचें। नवाज लीग कारकुनों को एयरपोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि तमाम कारकुनों को मरकजी जलसागाह में पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। मियां साहब की आमद पर कुछ अहम सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग शेख रोहेल असगर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, मियां साहब वापस आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपके और दीगर कायदीन के और कारकुनान के जज्बात जानना चाहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैं आपको शुरू मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि उनके साथ एक माजी है ना मियां साहब का, कि अगर आप उनके हर दौर में अगर आप उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेनिफिशरी हुए। वो हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ किया और ऐसा किया जिसको आप सदियों तक याद रखेंगे। तो अब भी लोगों का यही यकीन है कि वो आएंगे। आने के बाद जब वो अल्लाह ताला उनको इज्जत बख्शेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर वो मुल्क को एक दफा फिर तरक्की के रास्ते पर डाल देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरा अकेले का नहीं है, ये हर पाकिस्तान के अवाम का ये जज्बा है इस वक्त। बिल्कुल किया सर, बहुत किया और अल्लाह करे आगे भी करें। कल रात को हमने देखा है कि नवाज लीग ने जो है वो एक नए तराने का जो है वो लॉन्चिंग की है। ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि सर ये क्या हम इसे इलेक्शन कैंपेन का इफ्तिताह समझें? इलेक्शन मुहिम भी कह लीजिए और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का भी कह लीजिए। जो उन्होंने अपना आज जो आपने देखा सुना होगा, आपने उसके अल्फाज सुने होंगे तराने के, तो उसमें यही है ज़्यादातर फोकस तो इस बात पे है ना कि आपने इस मुल्क की तामीर और तरक्की दोबारा से शुरू करनी है और उसको दोबारा से उस रास्ते पर डालना जो एक तरक्की का रास्ता है। मेरे ख्याल में ये उसके जो मैंने कॉन्टेस्ट देखा वो यही था उसका। अच्छा सर, कल लाहौर में रैलियां निकलेंगी, ये प्लान तो हमारे सामने है। ये बताएं कि कल लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान का जो ये फासला है ये कैसे तय होगा? क्या मियां साहब बजरिया सड़क आएंगे या वाकई जो हेलीकॉप्टर का हम सुन रहे हैं कि वो तैयार रहेगा उसके जरिए आ रहे हैं? नहीं, वो तो एक बिल्कुल तय हुआ प्रोग्राम है ना, जो अभी तक तो तय हुआ प्रोग्राम है कि सब दोस्तों को, सब साथियों को, सब वर्करों को मीनार पाकिस्तान पहुंचने का कहा गया। तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट से मियां साहब सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे अपना मीनार पाकिस्तान। तो तय हो गया हुआ। अच्छा सर, कतला कलामी की माफ़ी, हमने सुना था कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कुछ खास लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने की कॉल दी थी। क्या मरकजी क़यादत लाहौर एयरपोर्ट पर वेलकम के लिए मौजूद होगी? एयरपोर्ट पर तो वही लीडर जाएंगे जिनको वहाँ पे कहा जाएगा जाने के लिए, और हो सकता है कि जो मेन कायदीन है वो लाहौर एयरपोर्ट पे मियां साहब के इस्तकबाल के लिए या उनके साथ वापस आने के लिए। अच्छा सर, मियां साहब के साथ जहाज में कौन कौन पाकिस्तान आ रहा है? जो आपके जर्नलिस्ट है ना, वो ज्यादा में उनकी है। अच्छा, हाई कोर्ट से जमानतें भी मिल गई हैं, इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, वो तो एक उनका एक लीगल राइट था जो हाई कोर्ट ने उनका तस्लीम करते हुए उनको वो राइट दे दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इस्लामाबाद और लाहौर मीनार पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो तैयारियों का सिलसिला वहाँ पर जारी है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा वसीम चौधरी और लाहौर से ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए जहां दीगर शहरों में तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं,
वैसे ही रावलपिंडी में भी जो है वो तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मकामी कायदीन के साथ साथ कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। रावलपिंडी शहर की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी शहर से तकरीबन 6 मकामात से काफ़िले जो है वो लाहौर के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए कारकुनान और मकामी कायदीन जो है वो पुरजोश हैं और अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए वो यहाँ से लाहौर जाने के लिए रवाना हैं। एक मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ से सजाद खान जो रावलपिंडी के मकामी कायदीन हैं वो यहाँ से अपने कारकुनान के हमरा बड़ा काफ़िला जो है वो यहाँ से लेकर लाहौर के लिए रवाना होंगे। हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं, क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं। जी सजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा जी, हमारे जितने भी इलाका के मुख्तलिफ इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन हैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गए हैं। हम मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह बंदोबस्त किया हुआ है और N60 से सुबह हम इंशाअल्लाह 8:30 बजे नाश्ता सारे, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं इस वक्त, तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, हमें फॉर्म फिल करके दिए हैं हमारे सब तमाम बरादरी जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके हवाले से। तो उनके लिए सुबह नाश्ते का इंतमाम क्यों कि सुबह अर्ली हमने उनको बुलाया है 8 बजे, 8:30 बजे तक इंशाल्लाह नाश्ता स्टार्ट करेंगे और 9:30 बजे इंशाल्लाह हम अपनी बसें नीचे लाइन पे खड़ी करके हर ग्रुप लीडर के साथ, हर बस के साथ हम इकट्ठे इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे और अल्लाह पाक खैर करे तो इंशाल्लाह हम 4-5 बजे तक कोशिश करेंगे कि पंडाल में पहुँच जाएँ ताकि हमें तकलीफ़ ना हो। जी, जैसा कि आपने सजाद साहब की बात सुनी, इनका ये कहना है कि इन्होंने लाए अमल मुकम्मल कर लिया है। 8 बजे जो है यहाँ पर कारकुनान पहुँचना शुरू हो जाएंगे। 8:30 बजे उन्हें यहाँ पर जो है वो नाश्ता खुसूसी तौर पर जिसमें मुख्तलिफ अशिया जो है वो नाश्ते में रखी गई हैं। अगर बात की जाए नाश्ते की तो हलवा पूरियाँ, नान, छोले और दीगर चाय समेत मुख्तलिफ जो है नाश्ते की अशिया जो है यहाँ पर मुहैया की जाएंगी और फिर उसके बाद बसों के ज़रिए जो है वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ से रवाना किया जाएगा। ना सिर्फ यहाँ से सजाद खान के डेरे से जो हल्का N60 में है यहाँ से काफ़िला रवाना होगा, इसके अलावा रावलपिंडी में दीगर 6 शहर के ऐसे मकामात हैं जहाँ से काफ़िले जो है वो रवाना होंगे और ये तमाम काफ़िले जो है IGP रोड पर इकट्ठे होंगे और IGP रोड से होते हुए जो है ये मोटरवे के रास्ते जो है ये लाहौर के लिए रवाना होंगे। जी, क्या बात है जी वसीम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और ज़बरदस्त अपडेट आपसे मिल गई। हमें नाश्ते का मेन्यू भी मिल गया है, तो अब जो लोग ये सोच रहे थे कि वो नाश्ता करके निकलना चाह रहे हैं उन्हें पता है कि भाई अब नाश्ता यहाँ पर भी अवेलेबल है और बड़े आलीशान नाश्ता अवेलेबल है, वो यहाँ से करके जा सकते हैं। खैर ये अपडेट्स जो हैं वो चलती रहेंगी क्योंकि कल वापसी हो रही है मियाँ साहब की, काफ़ी अरसे के बाद हो रही है। अच्छा खासा टाइम पीरियड लगा है और फिर बीमारी में भी मुब्तला थे तो लोग उनकी सेहतयाबी की भी दुआ कर रहे थे। उनके चाहने वाले यकीनन वो कल उन्हें अपने कायद को देखने के लिए आना चाहेंगे और काफ़िले बड़ी तादाद में होंगे। तो ये तो हम कल आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आज जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं मुकाबला हुस्न की और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। मिस वर्ल्ड पाकिस्तान सफीना शाह क्या कहती हैं। उन्होंने कहा है जी कि समाजी कामों में हिस्सा लेकर लोगों की खिदमत करना उनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है। जनवरी में मलेशिया में मुकाबला हुस्न है, ख्वाहिश है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर इस वक्त मिस पाकिस्तान सफीना शाह के साथ जो हैं वो मौजूद हैं। आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी मोइन बताइएगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड शफीना शाह और इरशाद भी अंजुम जो हमेशा पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उनको प्रमोट करते रहे हैं। पहले हम शफीना से कुछ बात करते हैं। शफीना, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड आप ये टाइटल होल्डर हैं, तो नवंबर दिसंबर में मिस यूनिवर्स भी आ रहा है, उसमें एरिका रॉबिन पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रही हैं अनऑफिशियली। तो आपका क्या ख्वाब है? अभी तो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड तो बन गई हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइटल ये मिली तो मैं खुश हूँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे पास मैं खुश भी हूँ। ऑब्वियसली मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ और अभी उससे पहले मैं एक्टर मॉडलिंग भी काम शुरू किया तो और भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रेज अवेयरनेस
उस कोर्स के लिए। अच्छा, मॉडल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जब आप कोई भी टाइटल ब्यूटी पेजेंट में आती हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोशल वर्क क्या है, क्या सोशल वर्क कर रही हैं आप? एक्चुअली एक चीज़ मुझे क्लियर करना चाहिए, इट्स ये ब्यूटी पैजेंट जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ मॉडल्स के लिए नहीं है। आई थिंक दिस अ कन्फ्यूजन एक्चुअली। तो नॉट अबाउट आउटर ब्यूटी। हाँ, yeah, it's not about just outer beauty, लेकिन you don't have to be a model to be a beauty queen. This is the misperception. ये आपने क्लियर किया आज। हाँ, तो मैंने clear good. Basically, क्योंकि last time there were doctors and everything. मेरी डिग्री है nutrition and health. अचानक से I do acting and modeling. लेकिन to be a Miss Pakistan, you don't have to be a model. So just make that clear. अच्छा, सोशल वर्क के बारे में बताइएगा, किस सोशल वर्क में भी आप कर रही हैं, वो ऑडियंस को, सुनने वालों को बताइएगा। जी एक्चुअली तो मैं यहाँ आई थी टू मेक अवेयरनेस। मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ पी क्लैपर के लिए, वो पाकिस्तान क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन। तो इस चैरिटी के साथ मैं यहाँ आई थी गुजरात एक्चुअली, लाहौर से पहले मैं वहाँ गई एंड मैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस हॉस्पिटल में। जो बच्चे उनके पास कट्टे होंठ कट्टे ताले, तो मैंने हर चीज़ देख लिया वहाँ। उन हॉस्पिटल में उनके पास मल्टीपल डिसिप्लिनरी चीज़ है, क्योंकि जब बच्चे उनके पास क्लेफ्ट लिप या कट्टे होंठ कट्टे ताले हैं उनके पास है, तो सारी एक ही ट्रीटमेंट तो नहीं है। यू नो यू हैव टू ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट, स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो ठीक करेंगे उनका पैलेट या लिप, देन दे हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक। तो बड़े अच्छे काम के लिए आप अपना सर्विस दे रही हैं। तो ये बताएं, आप इस बाय चॉइस आई थी यहाँ पर या बाय चांस आई थी, कुछ बताइएगा। एक तो जिस जगह पे हम खड़े हैं उसकी भी एक अहमियत है, और आप अपने टाइटल के बारे में बताइएगा। मैं आपकी अपनी जर्नी भी जानना चाह रहा हूँ, पहले अपनी जर्नी बताइएगा। मेरी जर्नी कैसे शुरू किया? मिस पाकिस्तान वाला, ठीक है। तो ये शुरू की एक्चुअली मेरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के बारे में। उन्होंने कहा अप्लाई करो, क्योंकि वो रियलाइज़ कि मेरे पास पैशन है। जब मैं यहाँ आई थी हॉलीडे के लिए, तो आई फेल इन लव विद पाकिस्तान। तो ही इज़ लाइक अप्लाई करो मिस। पाकिस्तानी बॉर्न सिटीजन? नहीं, एक्चुअली मैं इंग्लैंड से आई हूँ। आई वॉज बोर्न इन लंदन और आई स्पेंड टाइम इन कैलिफोर्निया। वापस चले गए इंग्लैंड एंड व्हेन आई केम टू विजिट पाकिस्तान, आई केम जब मैं छोटी थी, लेकिन आई वाज यंग। देन अगेन मैं यहाँ आई थी फरवरी में। तो जब मैं यहाँ आई थी दोबारा, तो आई फेल इन लव विद पाकिस्तान एंड आई क्राइड व्हेन आई वेंट बैक टू इंग्लैंड। ओके तो एनीवे माय फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया इस पैजेंट के बारे में। उन्होंने कहा था अप्लाई करो, तो मैं सोची थी चलो मैं कोशिश करूँगी। आई नो आई एम फ्रॉम यूके, लेकिन मुझे पाकिस्तान को पसंद करती हूँ, तो व्हाई नॉट। यू आर ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी एंड यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम पाकिस्तान? माय मॉडलिंग एक्टिंग नो आई स्टार्टेड जब मैं 12 साल थी इन अमेरिका। तो वहाँ मैंने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता मेरे स्टडीज़ के साथ, क्योंकि अम्मी उन्होंने कहा एक्टिंग ठीक है, लेकिन प्लीज़ डू अ डिग्री एज वेल। So what's your goal? अगर आगे आपका क्या गोल है? मिस पाकिस्तान वर्ल्ड तो आप बन गई, क्या गोल है आपका मेन अब आगे, उसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद लुकिंग लाइक अ क्वीन, लेकिन ये क्वीन कहाँ तक जा रही है? जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू कम्पीट इन अदर कॉम्पिटिशन्स। तो एक और कॉम्पिटिशन भी है जनवरी में मलेशिया में, तो इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप मिलेंगे। तो if anyone wants to sponsor me, Sir will give you sponsor. Oh, actually मैं उनके बारे में I'm going to speak about where I am right now in just a moment. तो इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, तो मैं पाकिस्तान को represent करूँगी इस competition में, क्योंकि the whole point is to show people about Pakistan. She is demanding, she is requesting for sponsorship. तो आप तो हमेशा आर्ट कल्चर को क्या करेंगे इनके लिए? नहीं, जो whatever she want will take care of her। हमारे बड़े ऑनर की बात है कि हमारे होटल में ठहरी हुई हैं। मैंने पूछा why you stay in flatties and she said because Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah used to stay in this hotel, Lord Mountbatten used to stay in this hotel, so my wish was to stay that hotel, so I'm so happy that she stayed। जी मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त ख्यालात जो है वो शफीना शाह ने यहाँ पर शेयर किए हैं कि अगर वो चली गई तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, और स्पॉन्सर की भी ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है जी, हर कंपटीशन के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास एक अच्छा स्पॉन्सर मौजूद ना हो, आप फ्रीली काम नहीं कर पाते। एक मेंटली सुकून नहीं होता है जब आपके पास एक डिपार्टमेंट होता है, एक आप स्पॉन्सरशिप लेके निकलते हैं, तसल्ली रहती है कि जी हाँ आगे कोई तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मुकाबले आगे बहुत सख्त होने वाले हैं।
कंपटीशन भी टफ रहेगा। देखते हैं क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। फिलहाल आपने एरिका शाह की भी बात की थी, उनकी भी आपने अभी जिक्र किया है कि वो भी जा रही हैं एक मुकाबले के लिए, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं कर रही हैं। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी चल रही है कि जी कौन किस मकाम पर ऑफिशियली रिप्रेजेंट करेगा और कहाँ ऑफिशियली नहीं करेगा। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं आलमी मुकाबले की, जो कि क्रिकेट का हो रहा है भारत में। जी, भारत के खूबसूरत शहर बेंगलोर में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच हिंदुस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इस वक्त पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान चौथी जबकि ऑस्ट्रेलिया 7वीं पोजीशन पर मौजूद है। और मेगा इवेंट में दोनों टीमों के लिए इस मैच की कामयाबी इंतहाई अहम साबित हो सकती है। आज तक जितने भी डे मैचेस हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के सामने कमज़ोर रहा है। वनडे मैचेस की बात हो रही है, इसमें काफ़ी कमज़ोर रहा है। टोटल 107 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीता है, और 69 और 107 में से 69 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया जीता है और पाकिस्तान 34 मैचेस में जीता है, यानी कि पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी है। लेकिन हमने जितने भी एक्सपर्ट से बात की है वो कहते हैं कि जी द डी डे काउंट्स, यानी जिस दिन मुकाबला हो रहा है उसी दिन की बात की जाए तो ठीक है। पहले जो भी हुआ उस पर ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वसीम बाकरी में ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त मौजूद हैं इंडिया में और बेंगलुरु से ही लाइव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप माशाल्लाह से क्रिकेट के लिए जो है वो दुनिया में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और हर जगह का मौसम का हाल हमें बताते रहते हैं। तो आज ये बताइए कि मौसम कैसा रहेगा बेंगलुरु का? खुशगवार है? पिच के बारे में कुछ पता चला आपको? रिपोर्ट आप तक पहुंची है? कैसी पिच है, कुछ डिटेल शेयर करें। देखिए, ये जो चन्ना स्वामी स्टेडियम का जो विकेट है जिसके ऊपर मैच होने जा रहा है, एक तो ये सेंट्रल विकेट पे मैच हो रहा है, और किसी भी स्टेडियम की जो सेंट्रल विकेट होती है वो अमूमन बैटिंग ट्रैक होती है, क्योंकि बाकी जो साइड की विकेटें होती है उनको तो मुख्तलिफ अंदाज में चेंज किया जाता है। तो ये एक टोटली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है जहां पर आज मैच होने जा रहा है। और इसमें स्पिनर्स को मदद मिलने से ज्यादा अगर फास्ट बॉलर्स अपनी एफर्ट के साथ अगर विकेट लेने में कामयाब हुए तो टीमों को फायदा पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी अपने 3 पेसर्स, कप्तान पैट कमिंस, इसके अलावा जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के साथ मैदान में उतर रहा है। पाकिस्तान भी 3 पेसर्स हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह और हसन अली, 3 पेसर्स हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान आज एक तब्दीली कर रहा है, जो कि ये कोई ट्रेंड नहीं है एशिया के अंदर कि अपना नायब कप्तान ड्रॉप कर दिया जाए। तो पाकिस्तान टीम ने आज अपना वाइस कप्तान शादाब खान जो है उसको बाहर बिठाने का फैसला किया है, और उसकी जगह उसामा मीर जो लेग स्पिनर हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है। और ये यूं समझें कि एशिया के अंदर जैसे कप्तान जी 11 के अंदर फिट होते हैं चाहे परफॉर्मेंस हो या ना हो, इसी तरीके से नायब कप्तान भी है। मैं कोई पिछले पाकिस्तान के कोई 4-5 इवेंट्स में टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये पहली बार हो रहा है कि नायब कप्तान को ड्रॉप किया जा रहा है प्लेइंग 11 से। नहीं तो ये भी तो पहली बार हो रहा है ना कि नायब कप्तान परफॉर्म भी तो नहीं कर पा रहे। कंसिस्टेंसी के साथ वो एक बर्डन बने हुए हैं। एक अच्छे फील्डर होने की हैसियत से अगर उन्हें मैच में रखा जाए तो इसका क्या फायदा है, क्योंकि ना वो बैटिंग में परफॉर्म कर पा रहे हैं ना वो बॉलिंग में कर पा रहे हैं। तो उन्हें रेस्ट लेना चाहिए 1-2 मैचेस का, फिर आ जाना चाहिए, क्योंकि शादाब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उस क्लास का फायदा ही क्या है? देखिए, इसलिए तो कप्तान बाबर आजम ने अपने डिप्टी को आज बाहर बिठाने का फैसला किया है, क्योंकि शादाब सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, एशिया कप में भी ऑफ कलर दिखाई दी है, और एक अरसे से शादाब ऑफ कलर चलते आ रहे हैं। जब से उन्होंने अपनी बैटिंग पे थोड़ा फोकस बढ़ाया और पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब को अपना कप्तान बनाया है, वहां पर भी शादाब की टीम दोनों दफा प्ले ऑफ नहीं खेल सकी है, और टूर्नामेंट की टॉप 4 टीमों में पीएसएल में भी शादाब अपनी टीम को नहीं ला सके हैं। बट जंगजू खिलाड़ी हैं, मेहनती हैं, फील्डर अच्छे हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग में उनकी एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर उनके पल्ले नहीं पड़ रही हैं इंडियन विकेटें, तो इसलिए उसामा को मैदान में उतारने का नहीं, इंडियन विकेटों की बात नहीं है। एशिया कप में तो आपने पूरा एशिया कप कवर किया हुआ है बाकरी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप शादाब की ठीक है अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें उतना बताना चाहिए जितना कि हकीकत है। शान मसूद को भी तो बाहर बिठाया था, वो भी तो वाइस कैप्टन थे, ऐसा बाहर बिठाया कि उन्हें तो बाहर ही कर दिया। लेकिन यह है कि ठीक है 1-2 मैचेस का रेस्ट अगर मिल रहा है तो इतनी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है कि जी कभी नहीं हुआ, हो नहीं सकता। अगर मिल रहा है रेस्ट,
अच्छी बात है, रेस्ट लेने के बाद हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इससे बहुत अच्छी हो जाए। फिलहाल ये बताइए कि आपने एक बड़ी खतरनाक बात कर दी है कि जी सेकंड नंबर विकेट के ऊपर मैच हो रहा है और फास्ट बॉलर पेसर जो है वो इसके अंदर जो है कारकर्दगी दिखा सकते हैं, तो हम तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर आ गए, उसामा मीर। नो, पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में 3 पेसर्स के साथ भी खेला है अपने अब तक के 3 मैचेस, और आज भी पाकिस्तान 3 पेसर्स के साथ जा रहा है। फास्ट बॉलर को मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विकेट है ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फास्ट बॉलर्स को स्पोर्ट के लिए स्पोर्टिव विकेट है या स्पिन बॉलर्स के लिए स्पोर्टिव विकेट है। ये एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, और इस चन्नास्वामी बेंगलोर के अंदर जो मेरे ख्याल है सन 2020 के अंदर आखिरी वनडे मैच हुआ, तो यहाँ 3 साल बाद वनडे मैच होने जा रहे हैं, और उस वनडे मैच में भी तकरीबन 290 रन बने थे। यहाँ पर जितना भी हमें लोग मिले हैं, उनसे बात की है, वो कहते हैं कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो अबव 300 करेगी, और जीतने वाली टीम भी अबव 300 ही करेगी। अब हार जीत का फैसला वो आखिरी 5 ओवर्स में जाके होगा। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखें, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम ये मैच और ये वर्ल्ड कप बॉलिंग के सर पे नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि बॉलर को यहाँ के विकेटें घास जा रही हैं, हमारे बल्लेबाजों को स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, बल्लेबाजों के स्कोर की आप बात कर रहे हैं वसीम, ये बताइए फखर जमान की क्या कंडीशन है? उनके घुटने में जो है वो चोट आ गई है, इलाज चल रहा है उनका, कुछ डिटेल शेयर कीजिए हमारे साथ, आप तो टीम के साथ हैं वहां। आज ये कल भी हमने बॉल पे स्टोरी की थी, चोट नहीं आई है, उसको घुटने का एक प्रॉब्लम था, अब उसमें तकलीफ बढ़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने भी कल यही बताया है कि वो पेन इस हद तक है कि फखर जो है वो प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब नहीं है, और यहाँ तक भी टीम इंतजामिया ने कल कह दिया कि नेक्स्ट वीक से फखर की सिलेक्शन अवेलेबल होगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ इंडिया में पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है। आज का जो मैच है हम 13 फिट प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, हमारे पास 15 रुकने टीम में से 13 फिट प्लेयर है। और हसन अली ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हसन अली ने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको शायद पाकिस्तानी मीडिया ने इग्नोर किया है। हसन ने ये बोला है कि हम अपने कमरों तक महदूद हो गए हैं, हमें बाहर जाने के लिए सिक्योरिटी साथ लेके जाने पड़ती है, और हम बाहर नहीं जा सकते। और हसन ने जुमला इस्तेमाल किया इशू का, कि हमें बाहर जाने में इशू है और हम कमरों तक महदूद हैं और हमें रूम सिकनेस हो गई है। और एक पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में हसन के कोट एंड कोट बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि भाईजान अगर हम कमरों के अंदर बंद रहेंगे, रूम सिकनेस रहेगी, तो फिर हमें फ्लू भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, तो हमें बाहर जाने का प्रॉब्लम है। बाकी टीमें शायद बाहर फिर रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम की क्योंकि सिक्योरिटी है, तो जो नीचे सिक्योरिटी के एहलकार लॉबी में मौजूद होते हैं, उनके लिए भी ये मजबूरी है कि वो प्लेयर्स को बाहर रोड पे ना जाने दे रहे हो। हालांकि ये बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरी रात ये शहर जागता है, अच्छे कैफेज है, अच्छे रेस्टोरेंट है, टीम बाहर निकल सकती है, बट प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का, और हसन ने कल इसका शिकवा भी किया है। सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो तो खैर वसीम मेजर कंसर्न्स हैं, इश्यूज तो होंगे सिक्योरिटी के, क्योंकि हम इंडिया में खेलने के लिए जा रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन सबके सामने ही है, पूरी दुनिया के सामने है, इतनी कोई अच्छे हमारे फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं है। अगर ये आईसीसी का इवेंट नहीं होता तो शायद पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंडिया में होती भी ना। बहरहाल आपने बताया जी कि घुटने में उनके तकलीफ है, पुरानी तकलीफ थी जो कि अब आ गई है। इससे मुझे 83 के इंडियन टीम के सुनील गावस्कर याद आ गए। अगर आपको याद हो, उनकी कपिल देव की बायोपिक में भी बड़ा मेंशन है कि जी लिटिल मास्टर जो है वो हमेशा अपना पाँव पकड़ के बैठ जाते थे कि यार आज मैं मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से। कोई ऐसा तासुर तो नहीं आ रहा? नो, फखर को तो जब से पाकिस्तान ने हैदराबाद में ड्रॉप किया और अब्दुल्ला को चांस दिया और अब्दुल्ला ने 100 किया है, फखर का तो अब प्लेइंग 11 के अंदर कम से कम यहाँ बेंगलोर वाले मैच में तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि कप्तान इमाम उल हक को बाहर बिठा के फखर को अंदर ले आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला ने तो अपनी प्लेस बना ली है फखर को रिप्लेस करके। अब है इमाम के ऊपर फोकस। तो अगर आज इमाम स्कोर नहीं करते हैं, फखर और जाके दस्तयाब होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए ये वाला जो मैच ऑस्ट्रेलिया वाला आज वाला मैच है, हमें ये नजर आ रहा है, मुझे अगले 2 मैचेस जो पाकिस्तान ने चेन्नई के स्पिन ट्रैक के ऊपर अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं, वो बड़े खतरनाक, वो 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक तो वहां ऑलरेडी पहुंच चुका है, उनको कंडीशन का अंदाजा उस स्टेडियम को बैट्समैन का कब्रिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए स्पिन बॉलिंग में अफगानिस्तान अच्छी टीम है, पाकिस्तानी टीम, मेरा दिल ये कहता है कि पाकिस्तान आज वाले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो भी नतीजा हो, लेकिन ये टीम अगर ये 2 मैचेस चेन्नई वाले पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान अपने आखिरी 2 राउंड मैचेस में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हरा सकता है दोबारा बेंगलोर के अंदर, और कलकत्ता में हमारा आखिरी मैच होगा।
100% ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि चेन्नई के मैचेस पे ही जो है वो डिपेंड करता है क्या होने जा रहा है। अच्छा बताइए, कंडीशन इस वक्त कैसी हैं? आप भी इंडिया में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है आपको भी बाहर जाने दिया जा रहा है, या आपके लिए भी जो है वो ये कंडीशंस हैं कि नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकते, टीम के साथ ही रहें, होटल में ही रहें? कैसा माहौल चल रहा है, लोगों के क्या तासुरात है? क्योंकि जब श्रीलंका पाकिस्तान का मैच हुआ था तो हैदराबाद के क्राउड ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया था। मैंने कल एक रात 11 बजे की ट्रांसमिशन में मेरी एक स्टोरी चली है इंडियन फैंस के साथ, जो कि इस बात पे खुश हैं कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को वो बेंगलोर में देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से आईपीएल हो रहा है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हमेशा वर्ल्ड क्लास रही है। तो इंडियन फैंस जो स्पेशली बेंगलोर में, क्योंकि आरसीबी जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उसका ये होम ग्राउंड है बेंगलोर का चन्ना स्वामी स्टेडियम, तो स्टेडियम के बाहर कल पाकिस्तानी टीम की बस को देखने के लिए, क्योंकि सिर्फ बस ने रोड से गुजरना था, तो बड़ी तादाद में फैंस थे। मैंने उनके साथ चिट चैट किया, वो कहते हैं ये हमारे लिए समझे कि एक सपना पूरा हो रहा है कि हम उस आरसीबी के होम वेन्यू के ऊपर शाहीन बाबर को, और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ हारिस रऊफ की बहुत फैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान में शायद इतनी हारिस की फैन फॉलोइंग ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर दूसरा एक लड़का 150 की स्पीड में गेंद करवाने वाला है, तो यहाँ इंडियंस हारिस से बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि वो एक स्पीड स्टार है। तो यहाँ फैंस का रिस्पॉन्स अच्छा है। अहमदाबाद में क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच था, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिली है, यहाँ पर बड़ी तादाद में फैंस हैं, और क्योंकि बेंगलोर जो है वो एक यंग क्राउड का शहर है, यहाँ पर पूरे इंडिया से आईटी के स्टूडेंट्स आए होते हैं और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते भी हैं और यहाँ जॉब करते हैं, तो उन सब ने टिकट ले रखे हैं और पाकिस्तानी टीम को सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि बिल्कुल जी, हर मैच के लिए जो है वो अपनी फेवरेट टीम को लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। और हमें ये भी पता चला है कि इंडिया में पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेकिन जाहिर सी बात है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो जो लोग चाहते भी हैं दिल से सपोर्ट करना, वो बेचारे उन्होंने रहना तो इंडिया में ही है ना। अब जावेद अख्तर साहब जब यहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ बोल के जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें इंडिया में सर्वाइव भी करना है। खैर, थैंक यू सो मच वसीम, मैच के दौरान भी आपसे रब्ता करने की, मैच के बाद तो आपसे बात हो ही रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नाजरीन, ये था क्रिकेट का हाल, क्रिकेट का अहवाल, और आज जो मैच होने जा रहा है बड़ा ही अहम मैच है। देखते हैं कि पाकिस्तान को वो पॉइंट्स मिलते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि शायद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया चार्ट में इतना नीचे से शुरुआत करने वाला है। खैर, आज 20 अक्टूबर की तारीख एक और हवाले से काफ़ी अहम है, क्योंकि आज ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। हड्डियों का भुरभुरा हो जाना और कमज़ोर हो जाना इंतहाई ख़तरनाक है। जिन अफराद की हड्डियाँ भुरभुरी या कमज़ोर हो जाएं, थोड़ी सी चोट लग जाने से भी उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। पाकिस्तान में ये बीमारी अब आम हो रही है, ख़ास तौर पर ख़वातीन इसका शिकार हैं। जी हाँ, 35 से 40 साल से ज़ायद उम्र की जो ख़वातीन हैं उनमें हड्डियों का भुरभुरापन आ जाना ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये इतना ख़तरनाक है कि एक नई तहकीक के मुताबिक ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी का ताल्लुक जहनी सेहत को भी मुतासिर कर देता है, जबकि 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन और मर्द दोनों इस मुहल्लिक बीमारी का शिकार बन जाते हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए डॉक्टर शबाना नाज जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मशहूर ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि आज के इस दिन की नौयत से हम कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करें और इसके बारे में मैं आपसे जानूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा कि फ़खर जमान जो है वो उनके घुटने की जो पुरानी तकलीफ थी वो वापस आ गई है, तो आप मस्कुलर पेन की भी जो है वो एक्सपर्ट हैं, तो आपको मालूम होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं खिलाड़ियों के, आपके पास आते रहते होंगे, आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं, इसे रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, और इस नौयत के जब मैचेस हों और खिलाड़ी मौजूद हों तो उनकी रिकवरी के लिए क्या हम इसमें कोई फास्ट ट्रैक यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इम्पॉर्टेंट ये होता है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो हैं वो आम इंजरीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि इनकी लिगामेंट इंजरी है या इनकी मस्कुलर इंजरी है। अगर इनकी लिगामेंट इंजरी है तो उसमें डिफरेंट टाइप के इनको के टेपिंग बहुत एडवांस अब तो मेथड आ गए हैं, ड्राई नीडलिंग। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि जी अगले हफ्ते तक अवेलेबल होंगे, तो फिर किस नौयत की हो सकती है? जी बिल्कुल, इनको के टेपिंग हो सकती है, इनको फिजियोथेरेपी हो सकती है, उसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी है जो कि इनकी इन्फ्लेमेशन सबसाइड करती है। उसके बाद कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। ये तो स्पोर्ट्स इंजरी को रिहैबिलिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट जब आप इसको लोडिंग पोजीशन में, यानी जब आप एक्सरसाइज कराते हैं वजन लेते हुए, तो ये पेशेंट बड़ी जल्दी रिकवर करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि इनकी इंजरी किस टाइप की है, कौन से लिगामेंट्स इन्वॉल्व है, मेनिस्का इन्वॉल्व है, ये डिपेंड करता है इनकी डायग्नोसिस के ऊपर। अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है 100% तो हम डायग्नोसिस के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन इस किस्म की जो इंजरीज होती हैं उनमें ज़्यादातर आपका ये कहना है कि जी ये 90 to 80% जो है वो जल्दी रिकवरी होने के
चांसेस होते हैं, लेकिन हाई टेक आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। और फौरी तौर पे ट्रीटमेंट, जैसे अगर आपको इंजरी हो जाती है, अब तो हम के टेपिंग कर देते हैं अपने पेशेंट्स की, तो पेशेंट जो है वो हार्ट टेपिंग कहलाती है। अगर ड्यूरिंग मैच अगर स्टार्टिंग में आपको कोई इंजरी हो गई तो वो के टेप हमने कर दी उसको हार्ट वाली, तो उससे ये होता है उसमें आप पूरा अपना मैच कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, वो तो फिक्स कर दिया जाता है, उस फिक्स पेन कर को दिया जाता है ताकि कर दिया जाता है पेन किलर लगा के, और वो फिर आगे बढ़ नहीं पाता, ना ही उसमें इतनी मूवमेंट होती है। ये पेन किलर नहीं, ये टेप होती है, टेपिंग होती है, जी टेपिंग होती है, ये आपको बिल्कुल इमोबिलाइज कर देती है और ताकि फर्दर आपकी इंजरी जो है आगे ना बढ़े। ओके जी, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सबसे पहले तो मुझे बताइए ये लफ्ज़ क्या है और ये किस चीज़ की जो है वो नुमाइंदगी करता है, क्या इसके जो है वो महर्रिकात होते हैं और किस वजह से जो है ये आपको, मतलब इसे कोई क्योर है जिससे हम इसे रोक सकते हैं होने से? देखिए नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स, यानी बोन्स में बड़े बड़े पोर्स बन जाना। ब्रिटल बोन डिजीज़ भी जैसे आपने डिटेल तो बता ही दी है, आपकी बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, बोन डेंस। हमारी हड्डियां जो हैं एक्चुअली अगर उसका आप स्ट्रक्चर देखें, जैसे मक्खी, ये शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसमें सुराख होते हैं और एकदम भरा हुआ होता है, और इसी तरह से हमारी बोन्स होती हैं। लेकिन जब ये बोन्स में सुराख बड़े बड़े होल्स हो जाएँ तो हमारी बोन्स खोखली हो जाती हैं। और ये हमारा, इसको हम कहते हैं साइलेंट थीफ, ये खामोशी से हमारी बॉडी में आके बैठ जाता है ये मर्ज, और शुरू में हमें पता ही नहीं चलता, और आज पता जब चलता है कि जब ये काफ़ी आगे गुजर चला जाता है, स्पेशली ये पूरी बोन्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये बोन मैरो को भी इफेक्ट करता है। जी, बोन मैरो पे, अंदर बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर को ही मैरो जो है ये इफेक्ट करता है, और हमारी जो स्पाइन है, स्पेशली हमारे वर्टिब्रा उनके ऊपर, हिप जॉइंट पे और हमारी रिस्ट, इन ये ख़ास इसके जो है पसंदीदा जॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस इफेक्ट करता है। इंसान का पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो आपके बिल्कुल बैकबोन के ऊपर है, बैकबोन के ऊपर उन्हें ही जो है ये टारगेट सबसे पहले करता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए इसमें बचने का बहुत आसान तरीका है। एक्चुअली क्या है, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसी फैक्ट्री बनाई है कि बोन्स मुस्तकिल रीमॉडल हो रही है। रीमॉडलिंग का मतलब है कि बोन्स नई बन रही हैं और पुराने सेल्स टूट रहे हैं, ये एक बैलेंस में चल रहा है। लेकिन जब ऐसा होता है कि ये बैलेंस हम डिस्टर्ब कर देते हैं, टूटने का अमल तेज़ होना शुरू हो जाता है, बनने का अमल स्लो हो जाता है, तो इस इम्बैलेंसमेंट की वजह से जो है हमारी बोन्स की डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वो पड़ता है हमारी अपनी गलतियों से, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। जी, पॉस्चर भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी, कैल्शियम, क्योंकि हमारा 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है और हमारे दांतों में होता है। उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि आप बैठें, एक्सरसाइज नहीं करें, वॉक नहीं करें। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी हड्डियां बड़ी तेज़ी से कमज़ोर होती है। अल्कोहल, जो कि शराब नोशी करने वालों को भी जो है बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड की, या आपको GIT का प्रॉब्लम है, आपको लीवर की कोई बीमारी है, ये सारी चीज़ें तो इसमें आ गई। फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन इसमें जो टाइप 1 है वो, उसको हम सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सिनाइल का मतलब एज रिलेटेड, उसमें मोर देन 50 साल से ऊपर जो मर्द और ख़वातीन हैं उनके हार्मोन्स जो हैं वो ज़ाहिर है कम होते हैं, उसमें एस्ट्रोजन फीमेल्स में, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, तो उससे एकदम से आपकी बोन्स जो है 35 साल से 40 साल के बीच में हमने सुना, ये तो एज फैक्टर नहीं है, ये क्या है, ये इसमें क्या वजह है? मैं आपको बता रही हूँ, इतनी यंग एज, हम तो इसे यंग एज ही कहेंगे कि इतनी यंग एज के अंदर क्यों हो रहा है? हाँ, जो ये सिनाइल जो कहलाते हैं, या जो पोस्ट मेनोपॉजल जो हैं वो तो टाइप 1 में आती है। टाइप 2 जो आती हैं वो डिजीज़ रिलेटेड होती हैं। अब जैसे जिनको 30 to 35 ईयर, तो ये वो लोग हैं जिनके हार्मोनल डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बताया थायराइड का कोई मसला है, हाइपरथायराइडिज्म है, कोई GIT का प्रॉब्लम है, इनके लीवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों में फिर एज मैटर नहीं करती, कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से ट्रिगर कर देता है। जी, वो उसको ट्रिगर कर देता है और फिर आपको ये प्रॉब्लम आपकी। असल में होता ये है, एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी बोन पीक मास होता है, जिसमें हमारी हड्डियां ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपकी हड्डियों में ताकत कितनी है, ये आपकी शुरू होती है चाइल्डहुड से लेके जब से आप पैदा हुए हैं, और 25 से 30 साल की उम्र तक जो है आपकी बोन्स ताकतवर होती हैं। और अगर आपकी बोन पीक मास अच्छा है तो आप 70-80 साल तक आपकी हड्डियां काम करती हैं। यानी वो जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी, हाँ, हमने तो देसी खाया था, तुम तो ये पता नहीं क्या खा रहे हो। जी, वही चाइल्डहुड में अगर आपका बोन पीक मास 30 साल की उम्र तक अच्छा नहीं है तो आगे आपकी बोन्स खुद ब खुद ही जो है वो डिटोरिएट होने चली शुरू हो जाती हैं। ओके, चलें, ये तो हमें पता चल गया कि ये कैसे होता है। अब इसके लिए हम इसे बचाव के लिए आपने बताया कि जी कैल्शियम की कमी होती है तो हो जाता है, विटामिन नहीं मिलते, विटामिन डी की कमी होती है तो हो जाता है। विटामिन डी हम नेचुरल सोर्स बताइए, धूप के अलावा हम खाने से कैसे हासिल कर सकते हैं? और कैल्शियम में हमने ये सुना है किसी से, एक न्यूट्रिशन हमारे पास यही शो में आई थी
उन्होंने बताया कि जी कैल्शियम का इंटेक अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है और आपको पता नहीं चलता कि वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे दूध, दही, लस्सी में कैल्शियम का इंटेक इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर एक्सीड कर जाता है। तो उसकी एक लिमिट भी बता दीजिए कि जी कितना कैल्शियम पर डे के हिसाब से, 1 गिलास दूध, 2 गिलास, क्या? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप उसको एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं तो वो ख़तरनाक हो सकती हैं, उसका लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, सप्लीमेंट टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप डाइटरी फॉर्म में ले रहे हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं होती। कैल्शियम जो है नॉर्मली हमें 1200 mg पर डे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और कैल्शियम जब तक हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक हमारा विटामिन D3 का लेवल ना हो। अगर विटामिन D3 और कैल्शियम एक दूसरे के लाजमी मलजूम है, और हमें विटामिन D3 तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट हमें चाहिए होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में होता है और उसके साथ साथ ओमेगा 3 में होता है लेकिन उसके बाद ख़ास किस्म के जो पोल्ट्री मसनूआत हैं उसमें भी है। लेकिन इसके अलावा ये सब चीज़ें खाने के बावजूद, नट्स वगैरह लेने के बावजूद में भी होता है ना, पीले हाँ जी 300 के करीब हम ले सकते हैं, जबकि हमारी 600 रिक्वायरमेंट। तो उसका बेहतरीन सोर्स है सनलाइट। आप 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद की 20 मिनट की जो है वो धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सैल्मन फ़िश, उसके अंदर जो है बड़ी मिकदार में विटामिन D होता है। और कैल्शियम के जो सोर्स हैं उसमें आपने सीड्स, जो सस्ता है, नट्स में आप मूंगफली ले सकते हैं। मूंगफली जो है वो सस्ता सोर्स है इसका। शकरकंदी है, बनाना है, उसके अलावा सनफ्लावर, ये सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, अलसी के बीज हैं, और तुख मलंगा जिसको हम चिया सीड्स कहते हैं, और बाकी सब्जियां हैं। इन सब चीज़ों से बड़ी मिकदार में आप कैल्शियम जो है वो ले सकते हैं। मिल्क से भी मिल सकता है। और मेनली जो मिल्क तो आपने बता ही दिया कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स तो कितना मेन पिया है। जाए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी देसी अम्माएं हैं वो तो जी सुबह भी पिला रही हैं, दोपहर में पिला रही हैं, रात में भी पिला रही हैं। देखिए दूध का जहाँ तक ताल्लुक ये है कि जो आप डाइटरी फॉर्म में ले रहे हैं दूध, अगर आपने अपना पीक बोन मास से पहले ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी। नॉर्मल हमारी रिक्वायरमेंट 100 to 1200 mg है। आप जब डाइटरी फॉर्म में लेते हैं तो जितनी बॉडी में ज़रूरत होती है वो यूटिलाइज होता है, बाकी निकल जाता है। अच्छा। ये हमारी बॉडी में कुदरती अमल है, उसमें कोई एक्स्ट्रा जब होता है जब आप टैबलेट्स फॉर्म में, सप्लीमेंट्स में लेते हैं। तो अगर आप नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जितना भी आप, क्योंकि वो बैलेंस डाइट होती है। उसमें सिर्फ आपकी कैल्शियम और विटामिन D3 नहीं होती, उसके साथ मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, उसमें मल्टीपल एक कंप्लीट बैलेंस डाइट होती है। तो कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है वो नहीं। हाँ अलबत्ता अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर है वो तो फिर आप कंडीशंस के हिसाब से, बीमारी की साथ जो है वो आपको एहतियात से फिर लेनी होती है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 5 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों की, जिसका आपने बताया, अभी जिक्र भी किया कि ये आपकी बोन्स जो हैं वो उस वक्त स्ट्रांग हो रही होती हैं, तो उनके लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, जितना भी जो है वो इस्तेमाल करें, कर सकते हैं, एक्सीड जो होगा वो निकल जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि पता कैसे चलता है कि ये बीमारी आपको हुई है? देखें जैसे ये खामोशी बिल्कुल कहते हैं नहीं, साइलेंट थीफ है, आपकी बॉडी में जाके बैठ गया, आपको पता ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसी साइन सिम्टम्स हैं, जैसे एक तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री है, ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आपकी फैमिली इनहेरिट होता है बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, या आपको कोई मैदे की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, किडनी का आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जो है आपका वेट ज़्यादा है, तो आप एक अलार्मिंग साइन आपके दिमाग में है। तो पता इस तरह चलता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में आपके मोहरे जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, या डेंसिटी कम होगी तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, पिचक जाएंगे, तो आपको आगे की तरफ जो है आप झुकना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा ना बूढ़े जो है उसको डाउजर हम कहते हैं, वो बूढ़े एकदम आगे की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा इफेक्ट, जैसे मैं बताया, हिप जॉइंट के ऊपर इफेक्ट करती है, आपकी कमर में सीवियर पेन होगा, रिस्ट जॉइंट में आपके बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बाकी तो सारे जॉइंट्स को ये करती है, लेकिन ये 3 जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होगा, और ऑटोमेटिकली जो है आपकी मूवमेंट ख़त्म होना चली जाएगी। और फिर ये है कि इंटर रिलेटेड होते हैं, जब आपकी कमर में दर्द होगा, घुटने में भी दर्द आ जाएगा, आपके एंकल में, यानी आपकी मूवमेंट्स ख़त्म हो जाएगी, उठने और बैठने में तकलीफ होगी। बेसिकली तो आपकी स्पाइन में सीवियर कमर के दर्द के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसके साथ उनका कद छोटा हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये ख़ास किस्म की जो है वो साइन सिम्टम्स हैं। लेकिन ये है कि अब जो हम अवेयरनेस देते हैं या जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसका मकसद ये होता है कि मज़ीद बोन डेंसिटी को हमने कम करना है। उसके लिए हम जो है कैल्शियम रिच जो है वो डाइट दी जाती है, विटामिन D का लेवल मेंटेन किया जाता है। जाते रहते डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप ये भी बता दीजिए कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं इस बीमारी को? इसका कोई टेस्ट होता है, इसके ज़रिए पता चलेगा कि आपको जो है ये बीमारी है? जी सबसे पहले तो ये है कि सिंपल प्लेन एक्सरे में
डॉक्टर्स को जज कर लेता है कि डेंसिटी, उसके अलावा इसका ड्यूअल एनर्जी एक्सरेज होते हैं जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन में फिर टी स्कोर होता है, उनका एक ख़ास स्कोर होता है जिसमें कंपेयर किया जाता है नॉर्मल बोन को और इसको। तो अगर आपका जो है -2 से नीचे आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो इसका मतलब आप ऑस्टियोप्रोसिस में आ गए हैं। और इसके बाद आप इतने ख़तरे में होते हैं कि आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर, अगर आप बैठे हैं तो आपकी स्पाइन के स्पेशली हमारी कमर के बीच का हिस्सा थोरेसिको लंबर, इस हिस्से पे ज़्यादा हमारी बॉडी का वेट पड़ता है और इस हिस्से पे जो है फ्रैक्चर ज़्यादा होने के चांस होते हैं। उसके अलावा आप चल रहे हैं, चलते चलते जो है वो आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, आपको नहीं पता चला, एंकल मुड़ जाता है अक्सर, हमने हाँ, देखा तो है इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने Thank जो है you. वो बड़ी ज़बरदस्त और डिटेल और ब्रीफ जो है वो गुफ्तगू यहाँ पर की है। और यकीनन अगर आप में से किसी को इसमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है या ऐसी कोई भी तकलीफ है तो डेफिनेटली जाइए, अपने मौलिज से रब्ता कीजिए और अपने एक्सरे करवाइए, डायग्नोज कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर शबाना हमारे साथ थी जिन्होंने बहुत ही ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी और कारसाज है। बेशक फ़लस्तीनियों की यही पुकार है और डॉक्टर्स यही बता रहे हैं, नाजायज़ रियासत ने सफ़ाकाना हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 तक पहुंचा दी है। ऐसे में इस वक्त सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला जुमला है आलमी बरादरी, और इस वक्त इस आलमी बरादरी में शामिल हर मुल्क ही आलमी बरादरी से जंगबंदी करवाने का मुतालबा कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन, कन्फ्यूजन ये है कि वो आलमी बरादरी है कहाँ जो जंगबंदी करवाने में, ज़िंदगियाँ बचाने में आगे रहे। क्योंकि अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो मुस्लिम उम्मा से कोई आवाज़ इतनी ज़ोर शोर के साथ अभी तक बुलंद नहीं हो सकी जिसे उठाया जा सके। रशिया ने एक आवाज़ बुलंद की थी यूनाइटेड नेशन में, जिसे वीटो कर दिया अमेरिका ने, और अब कोई भी कुव्वत ऐसी नहीं है जो कि जंग बंद करवा सके। इस वक्त सबका एक ही मकसद है कि ये मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, जो उनकी नस्ल कशी की जा रही है, ये एक जंग नहीं है, ये एक जेनोसाइड है, ये एक नस्ल कशी है जिससे यहूदी बखूबी वाकिफ़ हैं। क्योंकि ये वही नस्ल कशी हो रही है जिसके खिलाफ यहूदियों ने हिटलर को निशाना बनाया, और हिटलर के अज़ाइम को जो है वो आज डिस्कस भी नहीं करना चाहते, ना ही वो होलोकॉस्ट डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जेनोसाइड किया गया था। आज वो खुद इस जेनोसाइड को दोहरा रहे हैं। इसी सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई के लिए हमें आज ज्वाइन किया है अलामा अमीन शहीदी साहब ने। मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए पेश रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलामा साहब, फ़लस्तीन का मसला यकीनन हर मुसलमान की नज़र के सामने इस वक्त मौजूद है और उनके जहनों में भी इस वक्त मौजूद है। कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही है इन विजुअल्स को देखने के बाद, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं दुनिया भर में। मैं आपसे जानना चाहूँगा अलामा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा ये हासिल करना चाहूँगा कि दीन हमें इस मामले में क्या कहता है। क्या ये वो जहाद है जिसके लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए, और अगर ये वो जहाद है तो इस जहाद में हमें किस नौइयत की इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए? क्या हम तलवार लेके निकलें, क्या हम ज़बान से इसका मुकाबला करें, या फिर दिल में ही ये बात मान लें कि जी इजराइल गलत है और फ़लस्तीन सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त अगर हम कुरान करीम की आयत पर गौर करें तो आयत कुरानी हमें हमेशा इस तरह से मुखातब करती है कि अगर कहीं पर किसी मुसलमान पर जुल्म हो तो तुम जो तुम्हारी तवान और जो तुम्हारी गुंजाइश में है उसके मुताबिक उसके दिफा के लिए कमर बस्ता होकर निकल आओ। इस वक्त फ़लस्तीन गुज़श्ता 70 सालों से जिस जुल्म और सितम का शिकार था, इस वक्त वो जुल्म और सितम अपने बिल्कुल पीक पर है। उसके हवाले से आप ये देखते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के बाकी ममालिक मुकम्मल तौर पर खुलकर फ़लस्तीन के खिलाफ और इसराइली सहयोगियों की हिमायत में सामने आ चुके हैं। वो उनको असलाह भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, फौज भी दे रहे हैं और बाकी तमाम जंगी इक्विपमेंट्स भी दे रहे हैं, और सियासी तौर पर भी पूरी दुनिया में उनकी भरपूर हिमायत कर रहे हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी इसराइली बर्बरियत को पर्दे में छुपाकर इन बेचारे मजलूम फ़लस्तीनियों को
जालिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर इस वक्त जिस तरह का प्रोपेगेंडा जारी है, उसमें इन मजलूम फलस्तीनियों को जालिम और सयूनी दरिंदों को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जब इस्लाम और कुफर आमने सामने हो, मुसलमान दुनिया और गैर मुस्लिम दुनिया आमने सामने हो, और जो लोग मुसलमानों के सामने इस तरह से अलामा साहब, ये तो आपने बखूबी बता दिया कि इस मामले में कुरान में जो है वाज़ेह हिदायत मौजूद है कि हर इंसान को, हर मुसलमान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो इस चीज़ में शरीक होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। अलामा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त जो हालात फ़लस्तीन में चल रहे हैं और जो मुस्लिम उम्मा के बयानात आ रहे हैं, कल तुर्किया की जानिब से भी बयान आया कि आलमी बरादरी देख ले वरना हम देख लेंगे, क्या ये वक्त अब आगे नहीं निकल गया इस बात से कि आलमी बरादरी देख ले फिर हम करेंगे? क्योंकि रशिया ने जो स्टैंड लिया है इस वक्त, वो मुस्लिम उम्मा से बढ़कर काम कर गया है रशिया। देखिए, हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और ज़मीनी हकीकतों से आंख नहीं चुराना चाहिए। इस वक्त जो OIC का बयानिया आया है परसों, उस बयानियों को देखने के बाद चिल्लू भर पानी में मुसलमानों को और हुक्मरानों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुसलमान हुक्मरानों ने सिर्फ और सिर्फ बयानात ही देने हैं, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना। इस वक्त ये ज़मीनी हकीकत का नाम है कि अगर हमास को और फ़लस्तीनियों को कोई मदद मिल रही है, असलहा मिल रहा है और कहीं से कोई आवाज़ उठ रही है, तो वो या यमन से हौसियों की आवाज़ है, या फ़लस्तीन के अंदर खुद हमास है, या लबनान के अंदर हिजबुल्लाह है। और रियासती हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान की हुकूमत है जो इस वक्त हिजबुल्लाह को भी और हमास को भी भरपूर असलाह दे रही है, और उनका वो मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट है। जहाँ तक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में परसों उन्होंने अपना एलामिया जारी किया, उसको अगर देखा जाए तो एक ईरान ने जब मुतालबा किया कि भाई आप इसराइल का मुकम्मल तौर पर बायकाट करें, तेल उसका बंद कर दें, उससे खरीदो फरोख्त बंद कर दें, उसकी मसनूआत का बायकाट कर दें, तो हत्ता इसका जवाब भी मुसलमान ममालिक ने नहीं दिया। इस वक्त अगर सऊदीया से लेकर तुर्की तक और मराकश से लेकर पाकिस्तान तक अगर आप देखें तो मुस्लिम ममालिक में से अक्सरियत का या दरपर्दा या खुलकर इसराइल के साथ ताल्लुक है। इतने बड़े वाक़े के बाद वो मुसलमान ममालिक जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, उन्होंने हत्ता अपना सफ़ीर वापस बुलाना भी गवारा नहीं किया और इसराइली सफ़ीर को वज़ारत ख़ारिजा में तलब करके उससे एहतजाज करना भी गवारा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अलामा अगर साहब, इस वक्त अगर हम बात करें ना, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ विजुअल्स चल रहे हैं जिन्हें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यकीन जानिए, बच्चे सहमे हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चों के लाशें हैं। हम वाक़या करबला में तो सुनते रहते हैं कि 6 माह के अली असगर को किस तरह से शहीद किया गया, लेकिन अगर इस वक्त हम फ़लस्तीन की हालत देख रहे हैं तो ये वाक़या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोहराया जा रहा है। आप इसके अंदर तस्दीक कर सकते हैं। मैं इसमें कोई अपनी इल्मी हैसियत नहीं रखता कि मैं आपके मुकाबले में कोई बात कर सकूं, लेकिन इस वक्त जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो इंसानी आंख गवारा नहीं कर सकती है। देखिए, हकीकत यही है कि इस वक्त अगर किसी के अंदर हमीयत है, किसी के अंदर गैरत है, किसी के अंदर इंसानियत है, तो वो रात को सो नहीं सकता। मैं यकीन करें, अल्लाह गवाह है इस बात पर कि जब मैंने ये विजुअल्स देखी हैं खुद अपनी आंखों से और वो क्लिप्स मुझ तक पहुंचे हैं फ़लस्तीनी मजलूम बच्चों, ख़वातीन, भाइयों, बहनों और माओं के हवाले से, एक दिन में मैं कई बार रोया हूँ। एक इंसान अगर मुसलमान न भी हो, उसके अंदर इंसानियत हो, तो वो कैसे इतने बड़े मजालिम को बर्दाश्त कर सकता है और गवारा कर सकता है। लेकिन आप ये देखें ना कि मुस्लिम अवाम किस तरफ है और मुस्लिम हुक्मरान किस तरफ है। जिस रात फ़लस्तीन में हमास के उस वाक़े के बाद अभी परसों तरसों जब अस्पताल पर हमला किया गया, तो उन 1000 कैजुअल्टीज में तकरीबन 750 तो बच्चों की तादाद है, बिल्कुल ऐसा ही। ख़वातीन है,
जहां पर इस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। रात के उस वक्त 2 बजे थे, मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, पूरी दुनिया का चैनल। मैंने ये देखा कि मराकश से लेकर तेहरान तक जिन जिन ममालिक में गैरतमंद मुसलमान बसते थे, वो सब के सब रात के 2 बजे सड़कों पे थे, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ। और हमारे पाकिस्तान में सब आराम से सोए हुए थे, सारे हुक्मरान सोए हुए थे। किसी हुक्मरान की तरफ से कोई इस तरह का कोई रद्द अमल और कोई बयान नहीं था। और उसका रद्द अमल सिर्फ ओआईसी की सूरत में, ओआईसी के बयानिए की सूरत में वो रद्द अमल आया जो गुज़श्ता 70 सालों से आता रहा है और जिससे किसी को जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर अमेरिकन वजीर खारजा का बयान इसराइल आकर जो उसने दिया है वो देखा हो और सुना हो, तो उसने तो खुलकर कहा कि भाई आप नहीं, ये हमारी जंग है, आपको अपनी हिफाजत की जरूरत नहीं है, हम आपकी हिफाजत करेंगे। आपको असलहा चलाने की जरूरत नहीं है, हम अपना असलहा चलाएंगे। और वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर एज ए अमरीकी वजीर खारजा नहीं, बल्कि मैं एक यहूदी की हैसियत से आया हूँ। तो यहाँ पर क्या मुसलमान हुक्मरानों के लिए चिल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम? बिल्कुल ऐसा ही है, यही मुकाम है अलामा साहब। लेकिन अब उन्हें अगर होश के नाखून मिल जाएं तो क्या ही बात है। पूरी ओआईसी इस वक्त सिर्फ बयानिए पर चल रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके बयान के ऊपर ही जो है वो ये कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इजराइल और अमेरिका जो है वो इस वक्त रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल की सपोर्ट अमेरिका खुल के कर रहा है, जैसे कि आपने ही बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब, हमारी रहनुमाई करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू। नाजरीन, ये सारी सिचुएशन, ये सारी बातें आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छे उस्ताद मौजूद हों, और उस्तादों पर ही बात होगी। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और नाजरीन, आज सानिया गबोल टाउन फैक्ट्री को 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन आग की तपिश में खुद को राख करने वाले शहीद फायर फाइटर्स के अहल खाना आज भी दर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आपको याद होगा कि गवर्नर सिंध और वजीर बल्दियात की जानिब से शहीद के बेटे को नौकरी और अहल खाना को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, मगर वो हुकूमती वादा ही क्या जो वक्त पर वफा हो जाए। वो कहते हैं ना कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। यही हुकूमती वादों का हाल हो रखा है। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल, जिनके वालिद साहब इस सानिया में शहीद हुए हैं, और इनके साथ साथ अहसन भी मौजूद हैं, जिनके बड़े भाई जो हैं वो इस सानिया में शहीद हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं शो में। मैं जानना चाहूँगा बिलाल आपसे कि ये जो वादे हुए थे आप लोगों के साथ, जिसकी तस्दीक गवर्नर हाउस में भी हो गई थी कि कर दिया जाए ये काम, नासिर हुसैन शाह साहब ने ये वादा आप लोगों से किया था, ये किस नौइयत का था और इसके सिलसिले में अभी तक क्या आप लोगों के सामने पेशरफ्त आई है, अगर हुई है तो? कुछ भी नहीं हुई। नासिर हुसैन शाह साहब सोयम वाले दिन हमारे घरों पर आए थे, उन्होंने 50 लाख का ग्रांट का ऐलान करा था और नौकरी का, पर अभी तक 6 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। आपने राब्ता किया किसी से? राब्ता करने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं करी। अच्छा, आपके वालिद साहब के डिपार्टमेंट में भी कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है? नहीं। और सिंध सेक्रेटरीट में किसी से राब्ता हुआ? सिंध सेक्रेटरीट में जब हम जाते हैं, हमारा केस वहाँ पे भेजा हुआ उन्होंने, समरी बना के, नोट शीट बना के भेजी भी है, पर वहाँ से अभी तक अप्रूवल नहीं आ रही है। अभी तक अप्रूवल नहीं आया? और ऐसा आप गए हैं कभी इनके साथ सिंध सेक्रेटरीट? साथ ही जाते हैं। तो आपको, आप लोगों को क्या, मतलब दोनों में से जो चाहे फिर जवाब दे सकता है इस बारे में कि सिंध सेक्रेटरीट अगर आप जाते हैं तो वो आपको क्या बताते हैं? सिंध सेक्रेटरीट में एक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारी फाइल गई हुई है, नोट शीट बन के, ठीक है। जब हम जाते हैं, आज भेज देंगे समरी बना के, कल भेज देंगे, लेकिन 4 महीने हो गए हमें जाते हुए, ऐसा ही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हुआ। और जब ये हुआ था तो आप बता रहे हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर साहब ने आप लोगों से वादा किया था और एक अपील भी की थी, वो क्या थी? 24 रमज़ान था, हमें गवर्नर हाउस बुलाया था, तो गवर्नर साहब ने वहाँ पे ये बोला था कि इनको ईद से पहले ग्रांट भी इनकी दे दी जाए और नौकरी एक फर्द को भी दे दी जाए, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक ना नौकरी मिली है, ना नौकरी मिली है, ना ग्रांट मिली है। ना ग्रांट मिली है। अच्छा, मुझे अब ज़रा फैमिली के बारे में बताइएगा, आप लोग फर्दन मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले ऐसा आपसे कि आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली की किफ़ालत कौन करता है? मतलब जो कमाने वाला बेटा था, क्या ये वही था जो कि शहीद हो चुका है, या आप जो है वो घर को देखते हैं? अब मैं ही देख रहा हूँ, और भाई था पहले। हम वैसे तो हम 2 फैमिलियाँ थी,
एक भाई था और एक मैं था। तो भाई की फैमिली को भी आप देख रहे हैं? जी, अभी तो मैं ही देख रहा हूँ। कितने लोग हैं टोटल इस फैमिली में? हम टोटल हैं 6 लोग। 6 लोग हैं। और कैसे चल रहा है गुजर बसर, क्या करते बस हैं आप? आपको पता है महंगाई इतनी है, बस गुजारा कर रहे हैं। मतलब आप जॉब करते हैं या जी, कोई जी, आपका जॉब काम? करता हूँ। जॉब करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा भी क्या हो जाएगी, 50-60 हज़ार रुपये हो जाएगी। नहीं, लेकिन नहीं, ये भी 50-60 हज़ार भी नहीं है, 30,000 रुपये। और उसमें 2 फैमिलीज़ का आपने जी। गुजारा करना है, जबकि न जाने किस तरीके से करेंगे इस महंगाई के दौर में। खैर जी। बिलाल, आप ज़रा बताइए, अपनी फैमिली की किफ़ालत आप खुद कर रहे हैं? मेरे वालिद साहब करते थे, वालिद साहब के बाद मैं खुद हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? टोटल हमारी फैमिलीज़ में 8 लोग हैं। जी। अच्छा, फैमिलीज़ आपने कहा था, यानी आपके 2 ख़ानदान हैं या फुप्पो भी साथ रहती हैं अच्छा, हमारे। फुप्पो। जी, फुप्पो साथ रहती हैं हमारे। ठीक है। और बाकी हम बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, वालदा हैं, एक भाई के 2 बच्चे माशाल्लाह। अच्छा, तो वो जो भाई हैं वो छोटे हैं आपसे? मुझसे बड़े हैं। आपसे बड़े हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे? उनका अपना सेटअप है, पर वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। मकसद फैमिली में रहते हैं अपनी। अच्छा, फैमिली में ही हम रहते हैं। उनको छेड़ते नहीं है क्योंकि हम अपना बस ठीक है जी, चूल्हा चक्की अलग हाँ, होगा तो वो समझ में आने वाली बात सब है। एक ही नहीं, सब तो कुछ घर एक को ही। आप देख रहे हैं? जी, जी, क्या जी। काम करते हैं आप? मैं एसी वगैरह का काम करता हूँ। एसी वगैरह का काम करते हैं आप, और उससे ही जो है वो गुजर जी, बसर अल्लाह करते हैं। ताला का शुक्र है। और अभी तक जो है ये जब वालिद साहब हयात थे तब भी आप यही काम कर जी, रहे थे जी, या जी। उनके जाने के बाद? मैं यही काम कर रहा था और पढ़ाई भी मेरी कंटिन्यू थी। क्या पढ़ रहे हैं? इंटर हो गया मेरा। इंटर हो गया है आपका? ठीक, मजीद पढ़ने का इरादा आपका है? इंशाल्लाह। तो ये सब मामला तय करते हुए पढ़ाई की तरफ कैसे ध्यान जाएगा? बस कोशिश है इंशाल्लाह ताला मामला से निपटने के बाद, अल्लाह ने चाहा फारिग होने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू करना है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन इंशाल्लाह फ़िलहाल जो है सिचुएशन, अगर हुकूमत की तरफ से ये जो इमदाद आपको दी जाने वाली थी या जो नौकरी दी जाने वाली थी, ये मिल जाता तो आपको कितनी सपोर्ट हो जाती है इससे? ज़रा ये भी बता दीजिए ताकि ये पता चल जाए देखने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो जाती। वो काम बाला में से देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तो पता बहुत चले हो उन्हें। जाती, बहुत हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हो ऐसा जाती। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं क्या बोलूँ, वो सुकून हो जाता अगर आप यहाँ से इमदाद आ जाती। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात सिंध जो है उनसे रब्ता हो सके। अगर हो जाता है तो हम आपकी अपील अभी लाइव ही जो है वो करवाएंगे। लेकिन हमारी टीम जो है वो मुसलसल कोशिश में लगी हुई है, देखते रहता है तो बात करेंगे। बाकी गवर्नर साहब से तो हम यही अपील कर सकते हैं कि सर, जिस तरीके से आप अपने हेयर ड्रेसर को प्रमोट करते हैं, हमारी आपसे गुजारिश मुअद्दबाना यही है कि आप इन लोगों के लिए भी एक वीडियो जो है वो बना के प्रमोट कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि अब अशद ज़रूरत हो गई है कि यहाँ घर के गुजारे जो है वो मुश्किल हो गए हैं। बल्कि आपने खुद कई मरतबा गवर्नर हाउस से ये ऐलान किया है कि जी लोग कैसे गुजारा करेंगे। आपने इफ्तारियाँ कराई हैं, आपने सहरियाँ कराई हैं, आपने लोगों के घर पर राशन भिजवाए हैं, ईदियाँ भिजवाई हैं। तो ये भी वही ख़ानदान हैं, ये भी वही लोग हैं, ये भी वही आवाम है। सिंध के बच्चे हैं, कराची के लोग हैं, इनके एक का वालिद नहीं है, एक का भाई नहीं है, एक सानिया के अंदर शहीद हुए हुए हैं, शोहदा की फैमिली से ताल्लुक़ है इनका। इनके लिए भी आप जो है वो अपील एक ज़रा ठोस कर दीजिए, क्योंकि जो अपील आपने की थी वो अभी तक किसी काम आ ना सकी, जैसा कि इन्होंने बताया है। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताइएगा कि भाई की शादी को कितना टाइम हुआ, कितने बच्चे? उनके 2 बच्चे। और क्या उम्र है उन बच्चों की? एक है 13 साल का बेटा है और 11 साल की बेटी है। अच्छा, 13 साल का बेटा है। तो बेटे को कोई आप लोगों ने अभी किसी काम पे, सिर्फ पढ़ाई पे ही पढ़ा? आप पढ़ाना ही चाह रहे हैं उसको, आप चाह रहे हैं कि वो पढ़ता रहे? बिल्कुल। ठीक है, चले, हमारी कोशिश है कि राब्ता जो है वो जल्द से जल्द हो जाए तो आपकी बात भी की जाए। फ़िलहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हैं। आए रोज़ स्कूल बंद हो जाते हैं और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ शहरों में असातिज़ा तंजीमों का एहतजाज है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि पॉलिसी में तरमीम और सरकारी स्कूलों की निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला कई रोज़ से जारी है और तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी असातिज़ा मुतालबात के हक़ में आज 10वें रोज़ भी सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट कर दिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से ताहाल असातिज़ा से कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं। फैसलाबाद से उवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं। जी उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी इसातिज़ा आज मुतालबात के हक़ में 10वें रोज़ भी सरापा एहतजाज हैं। तमाम इस सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं, इसके साथ साथ जो स्टाफ होता है, लैब असिस्टेंट वगैरह, टेक्नीशियंस वगैरह, वो तमाम ही लोग आज तालीमी जो सरगर्मी है इनका बाइकआउट किया हुआ इन्होंने और एहतजाज पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इनका कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती, हम लोग अपने जो एहतजाज है इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, टीचर हैं गवर्नमेंट MCI स्कूल में, इनसे हम बात करते हैं। जावेद साहब, जो मुतालबात हैं आपके, जिस तरह लीव इनकेशमेंट वगैरह या सरकारी स्कूलों की निजकारी, कि हुकूमत ने मुज़ाकरात किए कि बातचीत हुई? नहीं, हुकूमत इस मामले में बिल्कुल भी सीरियस नज़र नहीं आ रही।
अभी तक जो है कोई किसी लीडर से किसी भी यूनियन के सतह पर कोई भी जो उन्होंने एंगेज करने की कोशिश नहीं की है, और ना ही मेरा ख्याल है कि उनका इरादा है। वो प्री डिसाइडेड है कि ये खुद ही एहतजाज करते रहेंगे और आखिर थक हार कर ये शायद ख़त्म कर दें, या वो शायद किसी ख़ास इवेंट का इंतज़ार करें कि वो पास ऑन हो जाए तो उसके बाद हम इनको एंगेज करने की कोशिश करेंगे। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं किया गया किसी भी लीडर से या यूनियन के नुमाइंदों से। ठीक है, अच्छा अगला लाहेअमल क्या होगा टीचर्स का अगर आप लोगों का नई बात सुनी जाती है? नेक्स्ट किस फेज़ में जाएंगे? अभी देखें बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने लगा है सप्लीमेंट्री इंटर का, तो उसका भी टीचर्स ने बाइकआउट कर दिया। कोई बंदा भी ड्यूटी पे नहीं आएगा और वो इम्तहान भी जो ज़ाहिर बात है वो फिर पोस्टपोन ही करना पड़ेंगे। जब कोई अमला ही नहीं होगा तो वो इम्तहान किसने लेना है, कंडक्ट कैसे होगा? तो उसका कंडक्ट भी जो है वो आप कह लें कि पोस्टपोन ही हो गया है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ना सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ बल्कि इसके साथ साथ जो बोर्ड के जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट दी। हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए सदर तहरीक असातिज़ा लाहौर प्रोफेसर मुजीबुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये तहरीक जिसे इतने रोज़ हो चुके हैं, इनके ऐसे क्या मुतालबात हैं जो कि हुकूमत पूरी ही नहीं कर पा रही है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो बातें क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मीडिया पे भी और जनरली भी लिख दिया जा रहा है कि ये सिर्फ असाइला का मसला है। ये सिर्फ असाइला का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब के मुलाजिमों का मसला है। जितने पंजाब के तकरीबन 10 लाख मुलाजिम है, इनमें 5 लाख के करीब टीचर है। अब हुकूमत ने क्या किया है कि देखो जिन शराइत में हमारी अपॉइंटमेंट होती है उन शराइत में हम रिटायर होना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों पंजाब सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। 1 मिनट 2 की बात सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में की जा रही है, बाहर नहीं की जा रही। अब देखो लीव इनकैशमेंट हमारा हक होता है। एक टीचर 35 साल जॉब करता है, पंजाब का एम्प्लॉई 35 साल जॉब करता है, उसको हुकूमत ने 12 महीने की जिस तनख्वाह को रिटायर होता है रनिंग बेसिस वो देती है। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने ये किया कि जनाब लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी। उन्होंने कहा तमाम पंजाब के एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने कर दी, जब आपकी सर्विस खत्म होने में 15 महीने रहते हैं, यानी 1 साल और 3 मंथ आप एप्लीकेशन देंगे कि आपकी जॉब कंटिन्यू करें कि ना करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको जिस डेट में आप रिटायर होंगे उसकी इनिशियल पे आपको हम 12 महीने की लीव इनकैशमेंट देंगे। अब देखिए ये जी प्रोफेसर साहब, दुरुस्त आपने फरमाया, और इससे सिर्फ एक ही मसला ये सामने आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका तालीमी साल जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। तो हमारी तो ख्वाहिश भी यही है और उम्मीद भी यही करते हैं कि मामलात जल्द से जल्द जो हैं वो तय हो जाएं और इन मामलात के ऊपर जितने भी कोई डेडलॉक्स आए हुए हैं वो हटे और किसी पाए तकमील तक जो है ये मामलात ज़रूर पहुँचें, क्योंकि स्टूडेंट का साल जो है वो अगर बर्बाद हो गया तो फिर आगे कुछ बचता नहीं है उनके पास। आगे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, लोगों ने बच्चों को भेजना होता है फर्दर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर, और इसके साथ साथ दीगर उनका तदरीसी अमल जो है वो पूरा मुतासर हो जाता है, पूरी लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है अगर 1 साल उनका अच्छा ना गुजर पाए तो। इसलिए हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि ये मामला जल्द से जल्द तय हो जाएँ, हुकूमत से भी जो है वो यही हमारी ख्वाहिश होगी। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। प्रोफेसर मुजीबुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे वक्फे पे जाने से पहले, अभी भी हमारे साथ ही हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि इन मामलात का हल क्या है? कोई डेडलॉक है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रहा है? हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए मैं फिर आपको बात दोबारा कर रहा हूँ कि हम अपने मुतालबात नहीं कर रहे हैं, हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हुकूमत ने हमें दिए हुए हैं। उन हकूक को छीना जा रहा है। अब ये देखें कि सिर्फ पंजाब के साथ हो रहा है और हुकूमत पंजाब की हुकूमत के सिलसिले में नाम मोहसिन नकवी साहब, देखिए मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, इसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था, अमेंडमेंट करके ग्रेजुएटी को कम करना, लीव इनकैशमेंट को कम करना, स्कूलों को प्राइवेटाइज करना। ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए तो वो करे काम। जो इंटरम सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाने की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। नो डाउट अगर उनके अगर प्रॉब्लम है तो उसको देखें। अब बाकी किसी प्रोविंस में ये बात नहीं हो रही। अच्छा आपको मैं एक बात बाकी सूबों से कम सैलरी ले रहा है। सिंध का जो एम्प्लॉई है ना, सिंध गवर्नमेंट का, वो हमारे से ज्यादा दे रहा है। एपी का एम्प्लॉय भी हमारे से ज्यादा ले रहा है, बलोचिस्तान का एम्प्लॉय भी हमारे से ज्यादा ले रहा है, फेडरल का भी।
अब देखिए, नेशनल पे स्केल जो बात की जाती है ना, हमारे मुल्क में 2 किस्म के निज़ाम चल रहे हैं। हालांकि नेशनल पे स्केल तमाम का है। हमारे यहाँ भी ग्रेड 1 के मुलाजिम से ग्रेड 22 तक का जो पंजाब गवर्नमेंट का है, 20 तक का जो पंजाब गवर्नमेंट का है, उसका सैलरी पैकेज दूसरा होगा और फेडरल गवर्नमेंट के सैलरी पैकेज दूसरा होगा। हम सिर्फ अपने मुतालबात जो ये बात ध्यान में रख लें, ना हम तालीमी इदारों का बाइकाट करना चाहते हैं। अब ये गलत में दिया जा रहा है कि टीचर जो है बाइकाट कर रहे हैं, इन्हीं टीचरों से ये इलेक्शन करवाते हैं जब तालीम काट नहीं होता, इन्हीं टीचरों से ये मर्दमशुमारी करवाते हैं जब तालीम काट नहीं होता, इन्हीं टीचरों से ये एग्जाम लेते हैं जब तालीम काट नहीं होता। अब टीचर अपने हकूक की बात करते हैं तो ये बात दिलाई जाती है। हमारे मुतालबात जो है ना, सिर्फ ये है कि जो हमें दिया जा रहा है, हम नई चीज तो मांग ही नहीं रहे ना, हम तो कोई नई चीज। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है और हुकाम बाला जो है वो ज़रूर इस पर नज़रसानी करेंगे। वक्त की किल्लत की वजह से हमें यहीं पर जो है वो आपसे इजाज़त लेनी होगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और अपना मौक़िफ़ आपने पेश किया। नाजरीन, अब वक्त हो गया है बोल प्रेडिक्शन का और उनसा शाह ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सितारों का हाल क्या है, सितारे क्या कहते हैं, वो कब आएँ खुदा जाने। सितारों तुम तो सो जाओ, लेकिन ये वो सितारे हैं जिन्हें सुलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये मुस्तकबिल के सितारे हैं। उनसा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग जी, खैर मुबारक, मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही अच्छा हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि आज मैच होने जा रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। कल तक तो सितारे 60-40 चल रहे थे पाकिस्तान के हक में, 60% और 40% ऑसीस के पास थे। आज की कुछ मतलब रद्दोबदल हुई, कोई चाल वाल चेंज हुई है सितारों की? जी, आज की जो एनर्जी कह रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जो कार्ड आया है ना, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ओवर स्ट्रेस लग रहे हैं, अंडर प्रेशर नजर आ रहा है पाकिस्तान, और यहाँ पर जो है ना सख्त मुकाबला होगा। कोई इजी मैच नजर नहीं आ रहा, वन साइडेड मैच नहीं होगा, बड़ा टफ कंपटीशन रहेगा दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी काफी पूरी तैयारी के साथ आई है। तो मैच तो बहुत जबरदस्त होगा और 60-40 से हम इसको 50-50 पे भी जा सकता है। क्योंकि आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि रहेगा 60-40, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की फेवर में 60% आ गया है। लेकिन पाकिस्तान ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मैं आपको बताऊं कि जब श्रीलंका वाला मैच हम खेल रहे थे, हमारे जीतने की प्रेडिक्शन 11% थी। जी, प्रेडिक्शन स्कोर पे, और 89% जीतना था श्रीलंका ने, लेकिन फिर भी हम जीत गए। मैंने ही प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपने किया था। और इंशाल्लाह जो है आज कांटे का मुकाबला होगा, ये भी आपने कहा था। जी बिल्कुल, तो आज भी कांटे का मुकाबला ही होगा और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को आज तो जीत ही जाना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और बिल्कुल मियाँ साहब भी जो है वो कल वापस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई से रवाना हो जाएंगे। कल दुबई पहुंच चुके हैं खैर खैरियत से। जरा उनके कार्ड्स भी निकाल लीजिए। मियाँ साहब के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसके मुताबिक जो है एक्साइटेड है, बहुत खुश है वापस आने के लिए, और आते ही इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी और मीटिंग्स करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे। तो मियाँ साहब के सितारे तो बड़े उरूज पे ये तो वो सारी बातें जो ब्रेकिंग में चल रही हैं। उनसा, आपके कार्ड से ये पता करके बताएं चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं या नहीं? अब ये इतनी जल्दी तो मैं नहीं बताऊंगी ना, अब ये तो फिर इलेक्शन के बाद बताएंगे आप? देखिए, इनके सितारे तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से जो कानूनी मामलात हैं, जैसे ही ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन में जीतने के चांसेस। कानूनी मामलात में तो बड़े अच्छे ही जो हैं वो इनके स्टार्स जा रहे हैं, क्योंकि आने से पहले ही जो है वो जमानतें तो हो गई हैं। देखिए, मैंने आपको कल ही कहा था कि बेल हो जाएगी, आपने पूछा था, बिल्कुल आपने कहा था, आपने पूछा था, तो मैंने कहा था कि बेल हो जाएगी। तो अब बेल तो हो चुकी है, कल ही हो गई जी। आप बस कह के गई हैं और आपकी बात उन्होंने कहा ओके जी बैक। तो बस इंशाल्लाह देखिएगा आगे भी बेहतरी नजर आ रही है, आगे बेहतरी नजर आ रही है। तो एक्साइटेड है ना? हाँ बिल्कुल एक्साइटेड, जाहिर सी बात है, वो जब भी आते हैं एक्साइटेड ही होते हैं। और कई मरतबा जो है वो जिला वतनी काट के आ चुके हैं। हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि वापस आएँ अपने मुल्क में, अपने मुल्क में रहें। कहा यह जाता है जी खाने पीने के बड़े शौकीन है, इस वजह से वो, अरे भाई जब कौन नहीं है मुझे ये बताइए, है जी। अपने मुल्क में अपनी मिट्टी में रह करके अपनी मिट्टी की खुशबू और जो मुल्क के अपने रिवायती खाने होते हैं अपने बुजुर्गों के हाथों के बने हुए, वो कौन नहीं खाना चाहता भाई, अगर वो शौकीन भी है। मुल्क से बाहर होता है तो वो बहुत ज्यादा याद करता है, मिस करता है। वो कहते हैं जो चीज इंसान के पास होती है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, वैल्यू नहीं किया। जब वो चीज नहीं होती है, दूर होती है, तो ज्यादा वैल्यू करता है बंदा। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जब वो परदेश जाते हैं तो परदेसी हो जाते हैं। तो परदेसियों के लिए जो है वो बड़ी बात होती है वापस आना, और अपने ही मुल्क से जब आपको बाहर रहने पर मजबूर कर दिया जाए तो ये एक अलग ही कैफियत होती है। खैर, होरोस्कोप का हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं जरा प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेता हूँ होरोस्कोप
2 मिनट हमारे पास दिए जा रहे हैं जी, कह रहे हैं 2 मिनट में अगर हॉरोस्कोप हो सकता है तो जल्दी जल्दी से चले, जितने स्टार्स कवर होते हैं हम बात कर लेते हैं। अब कैप्रिकॉन से शुरू करें ना, छोड़े ना मेरे स्टार से शुरू करते हैं। देखिए कैप्रिकॉन वाले जो है फोकस होकर काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो उनके लिए आगे जाके बहुत कामयाबी। वैसे भी कैप्रिकॉन है ना हार्ड वर्किंग जीनियस स्टार है। मैं आपकी तारीफ नहीं करी, मैं कैप्रिकॉन की तारीफ नहीं, वो तो मैं मानता हूँ जीनियस लाइज। हाँ, स्कॉर्पियो की भी बात कर लेंगे वरना फिर सैरिश कहेंगी कि हम मेरी बात नहीं हुई। हाँ कर लें। स्कॉर्पियंस वाले की वैसे भी अब नेक्स्ट मंथ जो है बर्थडे स्टार्ट हो रही है स्कॉर्पियंस की, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम है। शादी के हवाले से बहुत अच्छे चांसेस स्कॉर्पियंस के हैं। बहुत डबल माइंडेड रह सकते हैं कुछ लोगों चीजों को लेकर, चीजें डिले भी होंगी, लेकिन जो है अपना काम करते रहे, फोकस। अच्छा, सैरिश की तो हो चुकी है शादी, वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है वरना वो खुद ही बता देती। उनके लिए कोई मामलात बताए? उनके लिए तो नहीं है ना ये प्रेडिक्शन? नहीं, ये जनरली है जो भी स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए है। जिनकी हो गई है उनके लिए भी है? जिनकी शादी हो, पहली शादी हुई है तो दूसरी शादी के भी चांसेस हैं। अदरवाइज अगर शादीशुदा जिंदगी जो है जिन लोगों की अच्छी नहीं चल रही तो उनके लिए जो है उनकी मुश्किलात दूर होती हुई नजर आ रही हैं। पाइसेस वालों की बात करें तो पाइसेस आगे आ जाते हैं आप, अगले स्टार पे आ जाते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं मेरा भी है भाई एक्वेरियस, आगे बढ़े। अच्छा, एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए इस वक्त काम पे फोकस करें, पैसा कमाएं ज्यादा से ज्यादा। बाहर जाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, प्लान करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक्शन जरूर लीजिए प्लान करने के बाद। एक्शन जरूर लीजिए जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उनसा थैंक यू सो मच। वक्त की किल्लत है और मंडे को जब हम मिलेंगे तो डिटेल में हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा होगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, आपसे भी इजाजत देने का टाइम आ गया है। वीकेंड मनाइए एहतियात के साथ, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।